क्या आपने सुना है कि आप कभी पुलिस से पैसे ले सकते हैं? आप क्यों सुनेंगे ऐसी अच्छी बातें? आप तो हमेशा से गलत बातें सुनते आए हैं कि पुलिस तो देती नहीं, डैश डैश डैश। अब आप समझ लो क्या समझना चाह रहे हैं। लेकिन आज मैं संजीव सिकरवार आपको बताऊंगा कि आप पुलिस से पैसे ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और नॉट ओनली पैसे ले सकते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको पहले किसी ने नहीं बताई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके की वीडियो आपको और मिलती रहेंगी। मैं अपने चैनल पर लॉ को बहुत ही साधारण तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, जो आम आदमी को भी समझ आ जाए कि कानून कहता क्या है और कोई भी पॉइंट छूटे ना। जब भी पुलिस ऑफिसर किसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो उस केस से संबंधित जानकारी रखने वाले व्यक्ति को एक नोटिस इशू करके पुलिस स्टेशन में बुलाता है। जैसे ही किसी पब्लिक पर्सन को ये पुलिस का नोटिस मिलता है तो वो डर जाता है। आज के बाद आप डरेंगे नहीं बल्कि उल्टा खुश हो जाएंगे। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पुलिस ऑफिसर कितने प्रकार के नोटिस किसी पब्लिक पर्सन को दे सकता है। कोई पुलिस ऑफिसर जो किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है वो टोटल 4 प्रकार के नोटिस किसी पब्लिक पर्सन को दे सकता है, जिनमें सबसे पहला नोटिस होता है 160 सीआरपीसी का, धारा 160 सीआरपीसी। दूसरा नोटिस होता है धारा 91 सीआरपीसी का, 91 दंड प्रक्रिया संहिता का। तीसरा नोटिस होता है 175 सीआरपीसी का, 175 सीआरपीसी। और चौथा नोटिस होता है 41 कैपिटल ए सीआरपीसी। इन 4 नोटिस में से कोई भी नोटिस आपके पास आ सकता है। अगर आपको इन नोटिस के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप डरेंगे। नोटिस आते ही सबसे पहले अपने जानकार को, किसी पुलिस वाले को, किसी वकील को आप फोन करके पूछेंगे, है मेरे पास तो नोटिस आ गया, मैं क्या करूं? डर जाते हैं आप, क्योंकि आपको कानून की बेसिक जानकारी भी नहीं होती है। मेरे चैनल पे बने रहेंगे तो इसी तरीके के बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा और आपकी लीगल अवेयरनेस को बढ़ाता रहूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 160 सीआरपीसी, 160 सीआरपीसी का नोटिस क्या होता है, कब दिया जाता है और पुलिस ऑफिसर क्या हर किसी को वो नोटिस दे देगा, और दे दिया तो क्या आपको आना कंपलसरी है। इस तरीके की बातें 160 सीआरपीसी में कुछ बताई गई। सबसे पहली बात कि 160 सीआरपीसी का नोटिस कौन देगा, तो पुलिस ऑफिसर जो किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा, उस इन्वेस्टिगेशन से संबंधित जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति को 160 का नोटिस देकर कहा जाता है कि अब आप पुलिस स्टेशन आए और आप अपना बयान दर्ज कराएं। तो कोई भी पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन बुलाकर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए 160 सीआरपीसी का नोटिस उस व्यक्ति को देता है जिसे गवाह कहा जाता है, जो केस से संबंधित तथ्यों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में जानकारी रखता है। ऐसा विश्वास होता है उस पुलिस ऑफिसर को, तभी ये नोटिस इशू किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या पुलिस ऑफिसर ये वाला नोटिस कहीं भी इशू कर सकता है? कि देश के अंदर कहीं भी रहने वाले व्यक्ति को बुलाने के लिए नोटिस इशू कर सकता है क्या? तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि पुलिस ऑफिसर जिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उस स्टेशन की अधिकारिता में, उस स्टेशन के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति और उस स्टेशन के एडजॉइनिंग, उस स्टेशन से टच करने वाली अधिकारिता क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को नोटिस करके बुला सकता है। उसके बाहर 160 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग पावर पुलिस ऑफिसर को नहीं है। मान लें कि दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन का मामला है, वहां पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो गवाह है इस केस का वो गाजियाबाद रहता है, तो क्या ये पुलिस ऑफिसर जो कनॉट प्लेस में पोस्टेड है, गाजियाबाद में रहने वाले किसी व्यक्ति को 160 सीआरपीसी का नोटिस करके थाने के अंदर बुला सकता है क्या पूछताछ के लिए? सीआरपीसी की धारा 160 के अकॉर्डिंग आंसर इज नहीं, नहीं बुला सकता। आपने तो देखा होगा, आपको तो बहुत बहुत दूर से नोटिस आते हैं। तो अगर ऐसा नोटिस आपके पास आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? वो नोटिस एज पर लॉ है या एज पर लॉ नहीं है? ये सभी जानकारियां वीडियो में मिलेंगी, बशर्ते कि आप लास्ट तक देखते रहेंगे। इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, टेक्निकल इशू है, जजमेंट के साथ डिस्कस करूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या पुलिस ऑफिसर किसी को भी ये नोटिस दे सकता है? तो इसका जवाब ये है कि किसी भी महिला को, महिला किसी भी उम्र की क्यों ना हो,
उसको पुलिस ऑफिसर 160 सीआरपीसी का नोटिस देकर थाने नहीं बुला सकता पूछताछ के लिए। अगर पुरुष है तो 15 साल की उम्र से कम का या 65 साल से उम्र की ज्यादा का, ऐसे पुरुष को भी पुलिस ऑफिसर 160 सीआरपीसी का नोटिस देकर थाने पूछताछ के लिए नहीं बुला सकता। तो अगर पुरुष की बात हो तो कितनी उम्र तक के व्यक्ति को नोटिस देकर थाने बुलाया जा सकता है? तो वो उम्र है 15 साल से शुरू होगी और 65 इयर्स तक जाती है। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड है, दिव्यांग है, विकलांग है, तो ऐसे व्यक्ति को भी 160 का नोटिस देकर थाने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता। अब मेरा प्रश्न है, आप ध्यान से सुन लीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए कि कोई पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो 160 सीआरपीसी का नोटिस किसी महिला को दे सकता है या नहीं दे सकता। क्वेश्चन ध्यान से सुन लें फिर कमेंट करें। मैं बातें आपको पूरी बता चुका हूं, उन बात के ध्यान से सुनने के बाद आप जवाब दें। अब अगला क्वेश्चन कि आपको पैसे कैसे मिलेंगे। पैसे का सवाल यह है कि धारा 160 सीआरपीसी ही कहती है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने नोटिस दिया 160 सीआरपीसी का किसी गवाह को, किसी विटनेस को, और वो विटनेस पुलिस स्टेशन चल के आया, तो उस गवाह का आने जाने का जो खर्चा था, जो रीजनेबल एक्सपेंसेस उसके हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इस तरीके के प्रावधान बनाए कि पुलिस ऑफिसर वो खर्चा ऐसे विटनेस को प्रोवाइड कराएगा। अगर आप आज के बाद कभी भी आपको 160 सीआरपीसी का नोटिस आता है, कैसे पहचानेंगे कि आप वो नोटिस 160 सीआरपीसी का है? तो उस नोटिस के ऊपर एक धारा लिखी होती है, उस धारा को आप पढ़ें कि वो धारा 160 सीआरपीसी है, 91 सीआरपीसी है, 41 कैपिटल ए सीआरपीसी है, 175 सीआरपीसी है। उस सीआरपीसी के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब भी आगे से आपके पास 160 सीआरपीसी का नोटिस आएगा और आप पुलिस स्टेशन जाते हैं या पुलिस स्टेशन के अलावा किसी और स्थान पे पुलिस ऑफिसर ने आपको बुलाया है, तो आप पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे एक्सपेंसेस मुझे दिए जाएं। तो पुलिस ऑफिसर आपको आपके एक्सपेंसेस दिलवाएगा। तो अब आपको समझ में आया कि आपको पुलिस से पैसे कैसे मिलेंगे। तो आगे से कभी आपके पास 160 सीआरपीसी का नोटिस आए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुश हो जाइए कि आपका जो समय खराब होगा, आपका जो किराया लगेगा, हाँ, आप किराए से संबंधित अगर कोई आपके पास टिकट है तो वो टिकट आप संभाल के रखें और वो पुलिस ऑफिसर को आप दिखाएं, या कोई भी और रीजनेबल आप बता सकते हैं कि आपका इतना पैसा खर्च हुआ है, तो वो रीजनेबल एक्सपेंसेस आपको दिलवाए जाएंगे। अब मैं यहां आपको उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि पुलिस ऑफिसर्स इस प्रॉब्लम में रहते हैं कि धारा 160 सीआरपीसी तो मना करती है कि अगर इन्वेस्टिगेशन कनॉट प्लेस थाने में चल रहा है तो आप गाजियाबाद में नोटिस देकर विटनेस को कनॉट प्लेस थाने नहीं बुला सकते, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 160 यही कहती है कि आप अपने पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में और अपने पुलिस स्टेशन से सटे हुए पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन तक ही 160 सीआरपीसी का नोटिस दे सकते हैं। इसके रिगार्डिंग 2 जजमेंट मैं आपको बताऊंगा। पहली जजमेंट 8 जुलाई 2022 को मिस जस्टिस पूनम ए बांबा, दिल्ली हाई कोर्ट, उन्होंने जमशेद आदिल खान वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के मामले में सुनाई, जहां पर यह कहा गया कि 160 सीआरपीसी में क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट वर्ड्स में लिखा है कि पुलिस ऑफिसर को यह नोटिस देने की पावर केवल और केवल अपने पुलिस स्टेशन और अपने पुलिस स्टेशन से सटे हुए पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन तक ही है, इसलिए वो नोटिस बाहर नहीं दे सकते। तो अब आप सोच लो कि आप दिल्ली के पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो दिल्ली से बाहर आप कैसे नोटिस देंगे? गुड़गांव से कैसे बुलाएंगे? गाजियाबाद से कैसे बुलाएंगे? आप पंजाब से कैसे बुलाएंगे? बिहार से कैसे बुलाएंगे? तो साथ में एक दूसरी जजमेंट और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, 20 मार्च 2012 की ये जजमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट मिस जस्टिस मुक्ता गुप्ता मैडम की है, और जजमेंट का नाम है अनंत ब्रह्मचारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर यह बताया गया कि पुलिस ऑफिसर्स की जो पावर्स हैं 160 सीआरपीसी में, उनको केवल और केवल उसके पुलिस स्टेशन या उससे सटे हुए पुलिस स्टेशन तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता।
और इसके पीछे उन्होंने लॉजिक दिया कि अगर पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए यह जरूरी है कि वो दो विटनेसेस, जो एक पंजाब में रहता है और एक यूपी में रहता है, दोनों को कन्फ्रंट कराना है। इन्वेस्टिगेशन की डिमांड है कि दोनों विटनेसेस को कन्फ्रंट कराया जाए, आमना सामना दोनों विटनेसेस का कराया जाए। तो अब पुलिस ऑफिसर क्या करे? पुलिस ऑफिसर पंजाब जाए अगर विटनेस के पास, तो यूपी वाले विटनेस को पंजाब कैसे बुला सकता है? नहीं बुला सकता। अगर पुलिस ऑफिसर यूपी जाके इन्वेस्टिगेशन करे तो पंजाब वाले विटनेस को यूपी कैसे बुला सकता है? नहीं बुला सकता। इसलिए इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होती है अगर इस पावर को केवल और केवल लिमिटेड एरिया तक, जैसा कि 160 सीआरपीसी में लिखा है, कर दिया जाता है। तो इसीलिए इस जजमेंट में अनंत ब्रह्मचारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में मिस जस्टिस मुक्ता गुप्ता मैडम ने यह कहा कि पुलिस ऑफिसर पूरे इंडिया में कहीं भी 160 सीआरपीसी का नोटिस देकर विटनेस को पुलिस स्टेशन बुला सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन कि इसमें यह कहा गया था कि 15 साल से कम उम्र का पुरुष, 65 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष को नोटिस देकर थाने नहीं बुलाया जा सकता। मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन को भी नोटिस देकर थाने नहीं बुलाया जा सकता, और स्त्री किसी भी उम्र की हो उसको भी नोटिस देकर थाने नहीं बुलाया जा सकता। तो फिर क्या किया जाएगा? तो इनके घर जाकर, जहां पे इनका रेजिडेंस है, वहीं पर जाकर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। या फिर ये लोग जिस स्थान पर कहें कि हमें वहां पर सहूलियत होगी, तो पुलिस ऑफिसर उसी स्थान पर जाकर पूछताछ करके आएगा। अब लास्ट में एक क्वेश्चन और बच जाता है कि अगर आपको 160 सीआरपीसी का नोटिस आया और आप पुलिस ऑफिसर के पास नहीं गए, आपने अपनी अटेंडेंस पुलिस ऑफिसर के पास जाके नहीं दी, तो क्या होगा? कानून यह कहता है कि आपको जाना पड़ेगा, आप बाउंड हैं। अगर आपको नहीं पता केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में, तब भी आप जाकर ही बताएं कि मुझे इस केस के बारे में कुछ नहीं पता है। क्यों नहीं पता है उसका रीजन साथ में आप बता दें, और आपका जो रीजनेबल एक्सपेंसेस हैं उसको लेके चले आए। अगर आप नहीं गए, पुलिस ऑफिसर के बुलाने के बावजूद भी आप बिना किसी रीजन के उसके समक्ष उपस्थित नहीं हुए, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 174 174 आईपीसी आपको पनिशमेंट देती है, जो पनिशमेंट अप टू 6 मंथ्स और फाइन अप टू 1000 रुपीज हो सकता है। तो यह सब कुछ हुआ नोटिस 160 सीआरपीसी के बारे में। दूसरा नोटिस आता है दोस्तों 91 सीआरपीसी। आपको हो सकता है कि नोटिस 160 सीआरपीसी का ना आकर 91 सीआरपीसी का आ जाए। तो दोनों में अंतर क्या है? 160 सीआरपीसी के नोटिस से आपको इन पर्सन बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन में, और 91 सीआरपीसी का नोटिस ऐसे पर्सन को दिया जाता है जिस पर्सन के पास कोई ऐसी वस्तु है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो उस केस में आवश्यक है। तो ऐसे पर्सन को पुलिस ऑफिसर 91 सीआरपीसी का ऑर्डर इशू करेगा, और उस ऑर्डर में लिखेगा, उस वस्तु का नाम बताएगा, उस डॉक्यूमेंट्स का नाम बताएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन सी वस्तु उसको चाहिए, और आप उनको इस डेट एंड इस टाइम पर पुलिस स्टेशन में जाकर प्रोड्यूस करिए। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसको ये नोटिस गया है उसको जरूरी नहीं है कि केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस की कोई जानकारी हो, लेकिन उस केस से संबंधित कोई भी दस्तावेज या कोई भी वस्तु उसके पोजेशन में है, उसके पास है, उसके कंट्रोल में है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जिस पर्सन को 91 सीआरपीसी का नोटिस दिया गया उसे इन पर्सन पुलिस ऑफिसर के पास जाकर वो वस्तु या वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा? तो इसका जवाब है कि अगर वो पर्सन किसी और व्यक्ति के थ्रू इस नोटिस की कंप्लायंस करा देता है, उस वस्तु को या डॉक्यूमेंट को पुलिस ऑफिसर तक पहुंचा देता है, तो कहा जाएगा कि 91 सीआरपीसी ने जो ऑर्डर किया था पुलिस ऑफिसर ने, उसकी कंप्लायंस हो गई है। यहां 91 सीआरपीसी के लिए दो मेन बातें आप ध्यान रखिएगा कि 160 सीआरपीसी के नोटिस को इशू करने की पावर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को थी, और वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लेकर हेड कांस्टेबल के रैंक से ऊपर के किसी भी रैंक का अधिकारी हो सकता है। लेकिन 91 सीआरपीसी के नोटिस की जब बात आएगी तो उसको इशू करने की पावर केवल और केवल स्टेशन हाउस ऑफिसर को है।
इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वर्ड नहीं लिखा गया वहां पर स्टेशन हाउस ऑफिसर वर्ड यूज किया गया है। तो दोनों नोटिसेस में डिफरेंस देखा इशुएंस के आधार पर, डिफरेंस देखा प्रेजेंस किसकी चाहिए, डिफरेंस देखा किस पर्पज के लिए 91 का नोटिस और 160 सीआरपीसी का नोटिस इशू किया जाता है। सिमिलरली जिस तरीके से 160 सीआरपीसी के नोटिस की कंप्लायंस ना करने पर 174 आईपीसी का केस बनता है आपके अगेंस्ट, उसी प्रकार से अगर आपने 91 सीआरपीसी के ऑर्डर की अगर कंप्लायंस नहीं की, बिना किसी रीजन के आप फेल हो गए वो डॉक्यूमेंट वो वस्तु प्रोवाइड कराने में पुलिस ऑफिसर को, तो आपके अगेंस्ट 175 आईपीसी का केस बनता है। हालांकि दोनों केस नॉन कॉग्निजेबल केस हैं, असंज्ञेय अपराध हैं, फिर भी अपराध तो हैं, इनका भी प्रोसेस चलता है और उनमें भी पनिशमेंट दी गई है। तो इसलिए जब भी आपको 91 सीआरपीसी का कोई भी ऑर्डर नोटिस मिले तो आप उसकी कंप्लायंस या तो खुद कर दें या किसी से उसकी कंप्लायंस करवा दें। अब आता है सेक्शन 41 कैपिटल ए सीआरपीसी। ये नोटिस दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट नोटिस है। जो पहली बात, कौन इशू कर सकता है इस नोटिस को, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस नोटिस को इशू कर सकता है। दूसरी बात, किसको इशू किया जाएगा, तो दोस्तों यहां पर क्लियर कट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। चाहे आप पुलिस ऑफिसर हैं, चाहे आप पब्लिक हैं, चाहे आप वकील हैं, चाहे आप जो भी हैं, आपको पता होना चाहिए कि 41A कैपिटल सीआरपीसी का नोटिस केवल और केवल तब इशू हो सकता है जब आपके रिकॉर्ड पर इतनी बातें आ गई हैं कि कोई पर्सन एक्यूज है और उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। अगर आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं और आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन ने, अमुक व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध किया है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर दिया है, लेकिन उसको अरेस्ट की आवश्यकता नहीं है, इस मिथ को आप निकाल दीजिए कि ऑफेंस में सजा 7 साल तक की होनी चाहिए या उससे ज्यादा की होनी चाहिए, उससे कम की होनी चाहिए। उन सभी केसेस में जहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंस किसी पर्सन ने कर दिया लेकिन उसके अरेस्ट की आवश्यकता आपको नहीं है, उन सभी केसेस में इररेस्पेक्टिव ऑफ पनिशमेंट्स क्वांटम 41 कैपिटल ए सीआरपीसी का नोटिस इशू किया जाएगा। तो अगर 41 कैपिटल ए सीआरपीसी का नोटिस आपके पास आया तो इसका मतलब पुलिस ऑफिसर ने यह मान लिया है, उसके पास ऐसे सबूत आ चुके हैं कि आप उस केस में एक्यूज हैं, आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और आपको अभी तक अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। 41 कैपिटल ए सीआरपीसी के नोटिस से संबंधित एक सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है अर्नेस कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और जुलाई 2022 में एक और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई, जिसमें अर्नेस कुमार के जजमेंट को ही एक्सटेंड कर दिया। 41A कैपिआरपीसी के डिटेल नॉलेज लेने के लिए मेरे चैनल पे जाएं, वहां पे अर्नेस कुमार के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको क्लिक करें और आपको डिटेल जानकारी वहां पे मिलेगी। और केसेस को डिस्कस करते हुए, सेक्शंस को डिस्कस करते हुए डिटेल्ड मैंने डिस्कशन किया है वहां पर, और आपको एक एक पॉइंट पर जानकारी मिल जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं चौथे नोटिस पर जो 175 सीआरपीसी में दिया जाता है। आपने कभी देखा होगा कि किसी पर्सन की कभी डेथ हो गई, चाहे वो नेचुरल हुई चाहे अननेचुरल हुई, किसी पर्सन ने सुसाइड कर लिया, तो पुलिस आती है, उसका पंचनामा तैयार करती है। ये पंचनामा साधारण शब्द है, अगर कानून की भाषा में बोले तो उसको इंक्वेस्ट कहा जाता है। और धारा 174 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग इस इंक्वेस्ट का पर्पज होता है कि उस डेथ का कारण जानना, डेथ ऑफ कॉज क्या है। तो इस डेथ ऑफ कॉज को जानने के लिए धारा 174 सीआरपीसी में ही पुलिस ऑफिसर को यह पावर दी गई है कि जहां पर डेथ हुई है, जिस लोकेलिटी में डेथ हुई है, उसी लोकेलिटी के 2 या 2 से अधिक रेस्पेक्टेबल पर्संस को बुलाकर इस डेथ के कॉज को जानने की कोशिश करेगा, उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो
उन दोनों रेस्पेक्टेबल, दो या दो से अधिक रेस्पेक्टेबल पर्संस को बुलाने के लिए पावर कहां से आएगी पुलिस ऑफिसर के पास? तो वो पावर 175 सीआरपीसी में दी गई है और वहां पे कहा गया है कि ऐसे दो या दो से अधिक लोगों को बुलाने के लिए पुलिस ऑफिसर 175 सीआरपीसी का नोटिस इशू करेगा और उनको बुलाकर इन्वेस्टिगेशन करेगा, ये जानने के लिए कि इस डेथ का कारण क्या है। क्योंकि किसी भी डेथ में कॉज ऑफ डेथ जानना ही इंक्वेस्ट कहलाता है। यह हुआ नोटिस 175 सीआरपीसी। 91 सीआरपीसी के बारे में मैं एक और बात आपको बता दूं कि 91 सीआरपीसी के सम्मन्स इशू करने की पावर कोर्ट के पास भी है। स्टेशन हाउस ऑफिसर जब इशू करेगा तो उसे ऑर्डर बोलेंगे और जब कोर्ट इशू करेगी 91 सीआरपीसी में ही अपना ऑर्डर तो उसको सम्मन्स बोलेंगे। 91 सीआरपीसी की पावर्स दो लोगों को है, कोर्ट एंड स्टेशन हाउस ऑफिसर। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि 91 सीआरपीसी की पावर किस किस को नहीं है, ऑप्शन आता है कोर्ट, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका जवाब होना चाहिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, क्योंकि यह पावर केवल और केवल स्टेशन हाउस ऑफिसर को है या फिर कोर्ट को है। तो ये थे जो नोटिस आमतौर पर आपको मिलते हैं जब भी आप पुलिस के साथ डील करते हैं। तो जब भी आगे से आपके पास कोई नोटिस आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि यह नोटिस है क्या, किस लिए मुझे दिया गया है और मेरा क्या स्टेटस बनता है इस नोटिस को रिसीव करने के बाद, क्या मेरी ड्यूटी बनती है, क्या मेरे राइट्स बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सारे नोटिस आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा आपके फायदे के लिए। इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज मैं चैनल पर डालता रहूंगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।